हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। बच्चों, नीचे लाल कलर का एक बटन है सब्सक्राइब, आप उसको दबाइए जिससे कि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आपके YouTube पर आपको मिल जाएं। बच्चों, जैसा कि वर्कशीट साइंस की आपको हमेशा मिल रही हैं और उसको समझाने का प्रयास भी हमारे इस चैनल द्वारा किया जा रहा है। बच्चों, उन वर्कशीट के अलावा आज हम साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हिंदी में यदि मैं कहूँ कि रासायनिक अभिक्रियाएं के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम अपने जीवन में जो कुछ भी देखते हैं बच्चों, वहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहे होते हैं। हम देखते तो हैं लेकिन कभी उस पर गौर नहीं करते। बच्चों, केमिकल रिएक्शंस असल में होते क्या हैं, पहले यह जानना में बहुत ज़रूरी है। बच्चों, केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बच्चों, कोई भी रिएक्शन जिसके द्वारा कोई नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है किसी एक या एक से अधिक पदार्थों के आपस में मिलने से या आपस में अभिक्रिया करने से, तो वो जो रिएक्शन होता है, वो जो अभिक्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बच्चों, ये चैप्टर आपको इंग्लिश में साथ साथ आपको हिंदी में भी पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि हिंदी में यदि हम देखें तो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के विषय में क्या लिखा हुआ है, इसमें बताया गया है बच्चों, ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको इंग्लिश में समझाया। और बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में बच्चों, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब जिन पदार्थों का आपस में रिएक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं अभिकारक। ठीक है। और जो पदार्थों का निर्माण होता है रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के पश्चात, उसे हम बोलते हैं उत्पाद। इंग्लिश में यदि हम बात करें, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको आपस में रिएक्ट करवाया जाता है। और बच्चों, द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस में मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बच्चों। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी इसमें दिए हुए हैं। जैसे हमारी आंखों के सामने हम बहुत कुछ देखते हैं, पानी में नमक, चीनी घोलते हैं, वो भी बच्चों एक केमिकल रिएक्शन है। और जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं, वो हमारे पेट में जाता है और उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं बच्चों, श्वसन, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आपने कभी जंग लगा लोहा देखा होगा, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही उदाहरण है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, किसी मैग्नीशियम के रिबन को जलाना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का जमना भी एक केमिकल रिएक्शन की श्रेणी में आता है। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, ये 4 मेन स्टेप्स हैं जो कि आपको समझने चाहिए। सबसे पहले जब केमिकल रिएक्शन होता है, किन्हीं 2 पदार्थों को आपस में मिलाकर जब केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, तो क्या क्या होता है बच्चों। सबसे पहले होता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब हो सकता है कि यदि हम 2 सॉलिड को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लिक्विड बन जाए, या 2 लिक्विड को हम आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं, हो सकता है कि प्रोडक्ट हमारा जो मिले हमें आफ्टर रिएक्शन वो सॉलिड हो। मतलब स्टेट चेंज हो सकती है। ठीक है। और इसमें दूसरा मेन रिलेवेंट पॉइंट है बच्चों केमिकल रिएक्शन का, वो होता है चेंज इन कलर। जब हम आपस में रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं, अर्थात अभिकारकों को जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, तो उसमें 2 अभिकारक जब आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हो सकता है कि प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाए, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे हम किसी कागज़ को जलाते हैं तो कागज़ का जलना भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। कागज़ वैसे तो सफ़ेद रंग का है, लेकिन जब हम उसको जलाते हैं तो वो राख बन जाती है काले और भूरे रंग की, तो उसका रंग भी चेंज हो जाता है रिएक्ट करने के पश्चात।
और अगला है बच्चों मेन रिलेवेंट पॉइंट इसका, चेंज इन टेम्परेचर। जब हम दो सब्सटेंसेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हो सकता है कि टेम्परेचर में बदलाव भी आए। ऐसा होता है जैसे किसी एसिड में यदि हम थोड़ा सा पानी डालें, या उल्टा अगर मैं कहूँ कि किसी पानी में थोड़ा सा एसिड डालें, तो बच्चों वो परखनली, जिस परखनली में हम ये काम कर रहे हैं, ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं, वो परखनली गर्म हो जाती है, टेम्परेचर सडनली चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परेचर में बदलाव भी होता है। इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। और इसमें मेन लास्ट स्टेप है बच्चों इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसी दो सब्सटेंसेस को, तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी गैस भी इवॉल्व हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं अभी, किसी कागज़ का जलना, कोयले का जलना, मैग्नीशियम रिबन का। तो बच्चों जब ये चीज़ें हम इनको रिएक्ट करवाते हैं, क्योंकि ये जलना भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, तो ऐसे में गैस इवॉल्व होना ये भी लाजमी है, ये भी एक मेन स्टेप है। तो ये 4 मुख्य स्टेप हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर होते ही होते हैं। ये देखिए बच्चों, हिंदी में यदि आप देखोगे तो देखिए उदाहरण आपको दिए हुए हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का, रासायनिक अभिक्रिया का। भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रेक्षण, जो मुख्य आपको मैंने स्टेप्स बताए थे, वो हिंदी में बच्चों देखो, अवस्था में परिवर्तन, जैसे स्टेट का चेंज होना मैंने आपको बताया था, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन, गैसों का निकलना। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस के ये मुख्य स्टेप्स हैं जो कि अभिक्रिया करते समय हमें नज़र भी आते हैं। बच्चों आगे देखो, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, ये आपको हिंदी में दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ देखिए आप, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट भी कैसे करते हैं बच्चों? एक होता है केमिकल रिएक्शन का होना, और एक होता है उन केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना वर्ड इक्वेशन के द्वारा। उसको बताना भी होता है कि वो रिएक्शन कैसे हुआ। जैसे बच्चों एग्जांपल देखो, इसमें जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की इसने बात की है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड में हम जिंक के कुछ टुकड़े डाल दें, यहाँ पर रिएक्टेंट्स क्या हैं बच्चों? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक हैं। और जब ये रिएक्शन इसका होता है, केमिकल रिएक्शन जब होता है, तो उसके बाद एरो दिया हुआ है और एरो के बाद लिखा हुआ है जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो बच्चों प्रोडक्ट्स हमें क्या मिले हैं? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये एक केमिकल रिएक्शन था जिसमें दो रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उसके बाद राइट हैंड साइड में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, जो उत्पाद मिलता है, उसके विषय में हम पूरा यहाँ पर शब्दों के द्वारा इसको लिख सकते हैं, इसको वर्ड इक्वेशन के द्वारा समझा सकते हैं। ठीक है बच्चों। और अगली केमिकल इक्वेशन आपको नीचे दी हुई है कि जब जिंक को हम H2SO4 में रिएक्ट करवाते हैं, ये केमिकल इक्वेशन है बच्चों, और पहले वाला वर्ड इक्वेशन था। पहले हमने शब्दों से बताया कि हमने किसको किससे रिएक्ट करवाया और उसके बाद प्रोडक्ट जो हमें मिला वो क्या मिला। लेकिन इसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? जिंक को हमने लिखा बेटा Zn, जिंक को क्या लिखा हमने? Zn से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और सल्फ्यूरिक एसिड को रिप्रेजेंट किया हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया गया बच्चों, उसके बाद प्रोडक्ट क्या मिला हमें? जिंक सल्फेट ZnSO4, और साथ में क्या मिला था हमें? हाइड्रोजन H2 गैस। तो बच्चों ये होती है केमिकल इक्वेशन, और इससे पहले जो अभी आपने देखा था वो था वर्ड इक्वेशन। ये दोनों में थोड़ा सा एक फ़र्क है। यदि पेपर में आपसे पूछा जाए कि केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो बच्चों जो सिंबल्स होते हैं किसी भी रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, हमें उससे रिप्रेजेंट करना होता है। और अगर बोला जाए वर्ड इक्वेशन, तो हमें शब्दों में लिखना होता है कि हमने किससे किसको रिएक्ट करवाया और हमें प्रोडक्ट में हमें क्या मिला। समझ में आई बच्चों ये चीज़? आप इसको चाहो तो हिंदी में देख लीजिए बच्चों। यहाँ पर नीचे रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। ठीक है बच्चों, ये वही चीज़ है जो अभी आपने इंग्लिश में देखी। अब आगे देखो बच्चों, केमिकल इक्वेशन। अभी आपने केमिकल इक्वेशन ऊपर देखी, अब इसको समझाया भी गया है कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन
It involves uses of symbol of elements or chemical formula of reactants and products with mention of physical state। वही चीज़ जो बच्चों मैंने आपको बताई कि केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से, और इसके अंदर सिंबल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के और उसके रिएक्टेंट्स के जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी फिजिकल स्टेट के साथ उसका भी हम केमिकल सूत्र, जो रासायनिक सूत्र है वो लिखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसको बोला जाता है बच्चों केमिकल इक्वेशन, जहाँ पर हम किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन में। और अगला पॉइंट देखो बच्चों, द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बच्चों अगर किसी भी रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाने के साथ साथ अगर हम टेम्परेचर में बदलाव भी कर रहे हैं, जैसे हमें खुद से हीट देनी पड़ रही है किसी रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाने के लिए, अभिकारकों को आपस में अभिक्रिया करवाने के लिए, यदि हमें नीचे से परखने के नीचे से हमें हीट देनी पड़ रही है, तो बच्चों ऐसे में हम टेम्परेचर को जो एरो बनाया हुआ है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बाद एक एरो बना रखा है प्रोडक्ट बनने से पहले, उस एरो के ऊपर हम लिखेंगे हीट या हीट का सिंबल बना देंगे डेल्टा वाला, ठीक है। और अगर प्रेशर बढ़ाया कम करा तो वो प्रेशर भी लिख सकते हैं। और किसी कैटलिस्ट, अगर हम किसी कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट बच्चों एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को तेज़ या फिर उसको कम कर सकते हैं, कैटलिस्ट। तो अगर हम उसका भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी उस एरो के ऊपर हमें लिखना होता है, ठीक है बच्चों। एरो से पहले रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एरो के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है, उत्पाद मिलता है अभिकारकों के अभिक्रिया होने के बाद। उस एरो के ऊपर यदि टेम्परेचर में, प्रेशर में बदलाव है तो वो लिखना होता है, और साथ साथ अगर हमने किसी कैटलिस्ट का यूज़ किया है तो उस कैटलिस्ट के बारे में लिखना होता है कि कौन सा, जैसे हमने हाइड्रोजन कैटलिस्ट यूज़ कर लिया, निकल कैटलिस्ट यूज़ कर लिया, जिंक कैटलिस्ट यूज़ कर लिया, तो हमें ऊपर लिखना पड़ेगा उस एरो के ऊपर, ठीक है। और कैटलिस्ट का यूज़ क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को तेज़ करना या उसकी स्पीड को कम कर देना, ठीक है बच्चों। और ये देखिए इसमें आगे एग्जांपल दिया हुआ है, मैग्नीशियम इज़ बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 mg प्लस में O2 गैस के साथ जब उसको रिएक्ट करवाया गया मैग्नीशियम को, तो एरो के बाद हमें मिला प्रोडक्ट, और वो है 2 MgO। अर्थात एरो से पहले रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एरो के बाद हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन गैस से हमने रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने का मतलब पता है बच्चों क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया। ये चीज़ समझने वाली है बच्चों, जब भी बात हम करें कि ऑक्सीजन से ट्रीट कराना, अर्थात हमने उसको जलाया। तो जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं या ऑक्सीजन से ट्रीट करवाते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं, तो प्रोडक्ट हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये केमिकल इक्वेशन जो आपको दी है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि रिएक्टेंट्स के जितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स हमें प्रोडक्ट में भी होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम देखो, 2 मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम के लिए रखे हैं रिएक्टेंट्स में, और जब प्रोडक्ट बना तो उसके बाद भी 2 mg, तो भी मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल्स ही हैं। और पहले देखो बच्चों, O2 गैस के साथ जब रिएक्ट करवाया तो ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2 अणु। तो रिएक्शन होने के बाद भी 2 MgO, मतलब O के साथ भी 2 माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ ऑक्सीजन भी सेम है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसीलिए रिएक्शन जब भी होता है केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स की जो संख्या होती है, अणुओं की संख्या, जो मॉलिक्यूल्स की जो नंबर्स होते हैं, वो बेटा प्रोडक्ट्स में भी सेम होने चाहिए। इसीलिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना, उसको संतुलित करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है बच्चों। आगे देखो अगला पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि अभी मैं आपको समझा रहा था बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का। बच्चों मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी जो पदार्थ ना तो कभी बनता है ना ही वो ख़त्म होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, बस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद कुछ और नया पदार्थ बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई वो चीज़ पूरी ख़त्म हो गई है। ऊपर एग्जांपल में आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से ट्रीट करवाया था तो MgO बना था, वहाँ पर Mg भी है, पहले भी Mg था और बाद में भी Mg है, O भी था, ऑक्सीजन भी थी और बाद में भी ऑक्सीजन है। लेकिन उन्होंने आपस में रिएक्ट करा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने, और बना क्या आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से पहले, वो उतने ही मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के बाद भी हैं।
कुछ कम ज़्यादा नहीं हुआ। ये मतलब था इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना द्रव्यमान रिएक्शन से पहले था उतना ही द्रव्यमान, उतना ही जो मास है वो रिएक्शन के बाद भी है। क्लियर? आगे देखो बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। ये बात आपको मैं अभी भी समझा रहा था पहले कि रिएक्शन से पहले जितने भी मॉलिक्यूल्स या जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके हैं, रिएक्शन के बाद भी उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके होने चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे। ठीक है बच्चों? और इसको यदि आप देखना चाहो हिंदी में तो ये देखिए, आप रासायनिक समीकरण के बारे में आपको समझा चुका हूँ। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, जिसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसमें दिया हुआ है बच्चों, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। मतलब जो द्रव्यमान रिएक्शन से पहले है रिएक्टेंट्स का, अभिकारकों का, उतना ही द्रव्यमान आपको उत्पाद में भी मिलेगा रिएक्शन होने के पश्चात। तो ये चीज़ मैं आपको इंग्लिश में अभी समझा रहा था और यही चीज़ आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ। आगे देखो बच्चों, चरणबद्ध संतुलित करना, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हम किसी भी रिएक्शन को संतुलित कर सकते हैं। और इसको अब ये पहले हम जानेंगे इंग्लिश में और साथ साथ इसकी बात करेंगे उसके बाद हम हिंदी में। ये देखो बच्चों, स्टेप वाइज बैलेंसिंग, हिट एंड ट्रायल, जिसमें इसमें दिया हुआ है आपको। जैसे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि जब किसी लोहे को, आयरन को पानी से ट्रीट करवाया जाए, पानी के साथ उसको रिएक्ट करवाया जाए, तो फेरस ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों। लेकिन अगर उसको केमिकल इक्वेशन में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? Fe आयरन को जब हमने ट्रीट करवाया वाटर से, पानी से, H2O पानी का एक केमिकल सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है बच्चों। जब Fe को H2O से हमने रिएक्ट करवाया तो क्या मिला हमें? प्रोडक्ट क्या मिला हमें? Fe3O4 फेरस ऑक्साइड, और साथ ही साथ क्या मिला? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये तो एक रिएक्शन है, लेकिन क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? ये मैटर करता है बच्चों कि रिएक्शन से पहले जो अभिकारक थे, जो रिएक्टेंट्स थे, उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसका मास कितना है, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिला, क्या वो मास बराबर है, क्या वो द्रव्यमान बराबर है, क्या उतने अणु हैं जितने रिएक्शन से पहले थे? ये भी हमें बैलेंस करना होता है, तो इसको भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा कर सकते हैं। राइट? आगे देखो बच्चों, इसमें आपको स्टेप नंबर 3 भी आपको दिखाया हुआ है, जिसमें कि आयरन और वाटर मॉलिक्यूल्स को थोड़ा बैलेंस किया गया है। ये देखिए बच्चों, आपको पहले ये समझना होगा कि हमने बैलेंस क्यों किया। यहाँ देखो बच्चों, दोबारा से स्टेप नंबर 1 में बच्चों, रिएक्शन से पहले आयरन Fe उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? सिर्फ एक। लेकिन रिएक्शन के पश्चात, रिएक्शन होने के बाद Fe के कितने मॉलिक्यूल्स वहाँ पर हैं? 3। तो रिएक्शन बैलेंस है क्या ये? नहीं, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन H2 और रिएक्शन होने के बाद वहाँ भी H2, मतलब हाइड्रोजन वहाँ पर बैलेंस है। बात करेंगे हम ऑक्सीजन की। रिएक्शन से पहले H2O में O सिंगल है, एक मात्र अणु है ऑक्सीजन का। लेकिन रिएक्शन के बाद देखो बच्चों, O के 4 हैं। O के कितने अणु हैं? 4। Fe3O4 में देखो बच्चों, O के कितने अणु हैं? 4। लेकिन रिएक्शन से पहले क्या था? O का सिंगल अणु था। तो ये बैलेंस नहीं है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो चेक करने हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने मॉलिक्यूल हैं उसको बैलेंस करना है। और उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड को देख के राइट हैंड साइड को भी बैलेंस करना होता है। तो इसमें स्टेप देखो बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है, H2O रिएक्शन से पहले, लेकिन बाद में H2 है, वो कन्फर्म है। लेकिन ऑक्सीजन 4 है, तो हमें H2O को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए थर्ड स्टेप में, 4th स्टेप में 4H2O लिखा हुआ था। ये देखो बच्चों, 4H2O। स्टेप नंबर 3 में देखो बच्चों, आयरन को हमने रखा एज इट इज़, और साथ में जो ऑक्सीजन था आफ्टर रिएक्शन O4 Fe3O4, उसके हिसाब से हमने रिएक्टेंट्स में पहले हमने उसको H2O को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, ताकि ऑक्सीजन हमें कितनी मिल जाए? 4, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन कितनी है? 4। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, H2O में जब आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो
आपके पास हाइड्रोजन कितनी हो गई 8, 4 2 जा 8, लेकिन उस तरफ कितनी है रिएक्शन होने के बाद H2 ओनली 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस H2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि टोटल हाइड्रोजन कितनी हो जाए 8। देखो बेटो 4 स्टेप में देखो बच्चों, हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है यहाँ पर, जिससे कि 4H2O लिख दिया हमने। 4H2 लिखने से टोटल हो गए 8 हाइड्रोजन। और रिएक्शन से पहले भी देखो बच्चों H2O में 4H2O लिखा हुआ है, अर्थात हाइड्रोजन के वहाँ भी 8 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन तो बेटा होगी बैलेंस दोनों तरफ, ठीक है। और Fe3O4 मतलब आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स थे 3, तो हमें 3 Fe हमें करना पड़ गया रिएक्शन में पहले। तो यहाँ भी हमने आयरन को बैलेंस कर लिया। तो दो चीज़ बैलेंस होगी बच्चों, आयरन और H2। बचा अब क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बच्चों एक तरह से देखा जाए बैलेंस हो चुकी है, बिकॉज Fe3O4 जो हमें मिला था उसमें ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स थे, और रिएक्शन से पहले जब हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया H2O को तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हमें मिल चुके हैं। हाइड्रोजन के 8 हो चुके हैं, और दूसरी तरफ देखो राइट हैंड साइड में वहाँ भी हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के 3 मॉलिक्यूल हैं, और राइट हैंड साइड में Fe3O4 में आयरन के 3 मॉलिक्यूल हैं। तो बच्चों ये हो गया केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस। स्टेप नंबर 5 कंप्लीट है ये। अब ये मुझे लगता है कि बच्चों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन यदि हम लिखते हैं तो उसको केमिकली बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। जितने मॉलिक्यूल्स हमें रिएक्टेंट्स में हम लेके चलते हैं आपस में रिएक्ट करवाने के लिए, हमें प्रोडक्ट में भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हमारे पास होने चाहिए, या फिर प्रोडक्ट्स में यदि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो हमें रिएक्टेंट्स में उस मॉलिक्यूल को बैलेंस करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे Fe प्लस में H2O इज इक्वल्स टू क्या बना था Fe3O4 प्लस में H2, लेकिन उसको बैलेंस किया हमने स्टेप बाई स्टेप। पहले हमने ऑक्सीजन देखा, उसके हिसाब से हमने रिएक्टेंट्स में H2O को मल्टीप्लाई किया, फिर देखा H बढ़ गया तो हमने फिर प्रोडक्ट में जाके H को 4 से मल्टीप्लाई किया, और जब ये कंप्लीट हो गया तो ये देखा कि Fe के 3 थे तो हमने रिएक्टेंट्स में भी Fe के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। इससे ये पूरी इक्वेशन हो गई बच्चों बैलेंस, ठीक है। और जो नीचे लिखा हुआ है Sg, तो इसका मतलब होता है बच्चों, S का मतलब होता है सॉलिड स्टेट, लिक्विड का मतलब होता है L, और गैस स्टेट का हम लिखते हैं G से, और AQ जो हम लिखते हैं AQ वो होता है एक्वस स्टेट, मतलब थोड़ी तरल अवस्था जो बह सकती है, ठीक है बच्चों। और अगला स्टेप देखो बच्चों, इसमें एक चीज़ बताई हुई है, राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड और कैटलिस्ट ऑन एरो अबव और बिलो। अगर हम कंडीशन चेंज करते हैं टेम्परेचर बदल के, प्रेशर बदल के, या कैटलिस्ट डालकर, तो बच्चों उसको हमें एरो के ऊपर लिखना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। क्लियर है बच्चों ये बात। और हिंदी में देखो बच्चों वही चीज़ समझाई है मैंने आपको। स्टेप नंबर 1 चरण नंबर 1 में Fe प्लस में H2O इज इक्वल्स टू क्या बना बच्चों, एरो के बाद Fe2O3 प्लस में H2। यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल बच्चों Fe2O3 का दे रखा है, तो हमें यहाँ पर कुछ और बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये साफ जो लिखा हुआ है Fe2O3 ये गलत है बच्चों, Fe3O4 है फेरस ऑक्साइड। ये देखो नीचे बच्चों चरण नंबर 4 में, तो हिंदी में ऊपर मिसप्रिंट है बच्चों, ठीक है। इंग्लिश में बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, हिंदी में ऊपर थोड़ा जो फर्स्ट स्टेप है वो थोड़ा मिसप्रिंट है। चरण नंबर 4 में बिल्कुल ठीक दिया हुआ है Fe3O4, ठीक है। तो उसी तरह से जो मैंने बैलेंस करना सिखाया था, अब आप इसको अच्छे से बैलेंस कर सकते हो, मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों केमिकल रिएक्शन की हमने बात की, हमने ये देखा कि केमिकल जब रिएक्शन होते हैं तो रिएक्टेंट्स अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट हमें मिलता है, हमें उत्पाद मिलता है, जिससे कि कलर में बदलाव भी होता है, उसके टेम्परेचर में बदलाव भी होता है, उसके प्रेशर में बदलाव हो सकता है, उसकी स्टेट भी बदल सकती है, जैसे कि जो मेन स्टेप मैंने आपको बताए थे। और कई बार गैस भी इवॉल्व हो सकती है, जैसे कि इस स्टेप नंबर 3 या स्टेप नंबर 5 में देखो बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकल रही है लास्ट में, Fe3O4 के बाद लिखा हुआ है 4H2, मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, रिएक्ट होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद लास्ट में बच्चों गैस भी निकली है। तो ये मेन पॉइंट्स थे, ये मेन स्टेप्स थे। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ये चारों पांचों जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे ये हमेशा देखे जा सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में। तो बच्चों
अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले बच्चों उसमें बताया हुआ है आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अर्थात हिंदी में बात करूं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, संयोजन अर्थात जुड़ना। जब दो अभिकारक आपस में जुड़कर कोई नया उत्पाद बनाते हैं, जब कोई दो रिएक्टेंट्स आपस में जुड़कर मिलकर रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। और इसमें एक खास बात ये भी है बच्चों, जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा हमेशा दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स होंगे, अभिकारक होंगे, और रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के बाद बच्चों हमेशा एक प्रोडक्ट ही मिलेगा, उत्पाद हमेशा एक ही मिलेगा, सिंगल, क्योंकि वो सारे आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं। देखो बच्चों इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। पहला एग्जांपल देखो, कार्बन है C, S जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बच्चों सॉलिड स्टेट, जैसा कि आपको मैं पहले समझा चुका हूँ। और कार्बन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से, गैस से, मतलब कार्बन को जलाया, कोयले को, कार्बन एक क्योंकि कोयले का एक फॉर्म जो होता है वो कार्बन की एक फॉर्म होती है, कोयला कार्बन से ही मिलके बना होता है। तो जब हम कोयले को जलाते हैं तो हम उसको कोयले को लिखते हैं, कोल को, उसको जो सिंबल है उसको लिखते हैं हम C। तो जब हम कार्बन को जलाते हैं, उस कोयले को जलाते हैं, कार्बन को उस ऑक्सीजन से ट्रीट करवाते हैं, तो क्या बना बच्चों, CO2 गैस। अर्थात जब भी हम कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे, या आप कहें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाएंगे, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलेगी। तो यहाँ पर देखो बच्चों C और O2 आपस में मिलकर बनाया उसने CO2। तो रिएक्शन से पहले आपके पास रिएक्टेंट्स कितने थे, 2, C और O, ऑक्सीजन गैस, और रिएक्शन के बाद बना प्रोडक्ट, वो बना सिंगल, और वो क्या बना, CO2 गैस, है ना। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 2H2 गैस प्लस में O2 गैस, जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए, तो लास्ट में प्रोडक्ट क्या बना हमारा, H2O लिक्विड। तो दो अलग अलग गैसेस को आपस में रिएक्ट करवा के हमने बना दिया पानी, H2O। दो रिएक्टेंट्स थे और प्रोडक्ट कितना मिला आपको, एक सिंगल। तो यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन की खासियत है कि जब भी कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया होगी हमेशा दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, लेकिन अभिक्रिया करने के पश्चात बनेगा आपका एक प्रोडक्ट, सिंगल, एक उत्पाद बनेगा सिर्फ, ठीक है। और अगला एग्जांपल देखो बच्चों, इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है और पेपर में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, ये CaO क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम ट्रीट कराते हैं पानी से, H2O से, तो बनता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। बच्चों इनके कॉमन नाम है, स्लेक्ट लाइम, क्विक लाइम, ये कॉमन नाम होते हैं, लेकिन केमिकली जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, तो उसको हम लिखते हैं क्विक लाइम को CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ट लाइम को हम लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये बच्चों फॉर्मूला उसके लिए है, जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो वो चूने का पानी जो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका रिएक्शन है। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होता है, क्योंकि जब आप CaO को H2O से रिएक्ट करवाते हो तो CaOH2 तो बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी तो बन रहा है, लेकिन जिस बर्तन में आप ये रिएक्शन करवाते हो वो बर्तन गर्म हो जाता है, क्योंकि उससे इस रिएक्शन के साथ साथ हीट भी निकलती है अपने आप, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक या कहें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। और अगला पॉइंट देखो बच्चों, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया हुआ है, जो कि अभी मैं आपको बता रहा था कि रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जब हम किसी रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्शन के साथ साथ हीट भी रिलीज़ होती है, ठीक है। प्रोडक्ट बनते बनते हीट भी रिलीज़ होती है अपने आप, जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमें किसी भी इस रिएक्शन को करवाने के लिए हीट देने की ज़रूरत नहीं है, हीट तो बच्चों अपने आप निकल जाती है कुछ रिएक्शंस में, और जिन रिएक्शन में हीट अपने आप निकलती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बच्चों। ये देखो, जैसे अब मैं हिंदी में आपको समझाऊं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको समझाई थी बच्चों। सबसे पहले बताया संयोजन अभिक्रिया, जो कि आपको मैं समझा चुका हूँ।
कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं सिंगल। ए प्लस बी आपस में मिलकर बनाएंगे सी सिंगल। ठीक है, एग्जाम्पल सी और O2 इज इक्वल टू CO2, S2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, CaO प्लस में H2O इज इक्वल टू CaOH2। ये सारे वही एग्जाम्पल है जो अभी मैंने आपको इंग्लिश में बताए थे। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है बच्चों। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया, ये वही है बच्चों जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्मा भी निकलती है खुद से, उसको बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और उसका एग्जाम्पल इसमें बच्चों दे रखे हैं आपको, जैसे मीथेन गैस, प्राकृतिक मीथेन गैस CH4, जब हम उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चों वो अपने आप जलना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ CO2 गैस बनती है और H2O पानी की कुछ बूंदें, जलवाष्प की कुछ बूंदें निकलती हैं और साथ में हीट निकलती है। इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जहाँ पर हमने सिर्फ रिएक्ट करवाया और रिएक्शन होते होते हीट अपने आप निकलती है। ठीक है, CH4 को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं तो हीट निकल रही है। वही इसमें एक एग्जांपल से पहले वाला भी देखो बच्चों, जब कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं तो CO2 गैस बन रही है, लेकिन साथ साथ हीट भी निकल रही है वहाँ पर। वो भी एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो भी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। अगला इसमें एग्जाम्पल है बच्चों श्वसन का। जब भी आपसे बच्चों एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दो एग्जाम्पल दो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के दो एग्जाम्पल दो, तो दो एग्जाम्पल आप ये दे सकते हो कि मीथेन गैस को जलाया गया, ऑक्सीजन की ट्रीट करवाया गया उसकी ऑक्सीजन से, तो क्या क्या बना और साथ में हीट निकली। और साथ में क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि श्वसन क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या कुछ और, रेस्पिरेशन क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे शरीर में जाता है C6H12O6 की फॉर्म में, और जो सांस हम लेते हैं ऑक्सीजन 6O2, उसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो बनता है CO2 प्लस में H2O प्लस में ऊष्मा। तो यहाँ भी हीट निकलती है, जो हम श्वसन हम करते हैं, जो रेस्पिरेशन हमारे शरीर में होता है उससे भी हमारे शरीर में हीट निकलती है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के, या इंग्लिश में कहें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। अगला रिएक्शन बच्चों इसमें बताया गया है वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन या वियोजन के नाम से पता चल रहा है बच्चों टूटना। जैसे आपने संयोजन अभिक्रिया देखी थी अभी, कम्बिनेशन रिएक्शन, ये जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास रिएक्टेंट्स होता है सिर्फ सिंगल, एक अकेला अभिकारक होता है जिसको अभिक्रिया के पश्चात हमें दो या दो से अधिक उत्पाद मिलते हैं, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन किससे, एक सिंगल रिएक्टेंट से। A इजिकल्स टू क्या बन रहा है बच्चों, B प्लस C। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें एक पहला पॉइंट दिया हुआ है वियोजन अभिक्रिया का, कि वियोजन अभिक्रिया कई तरह की हो सकती है, जैसे ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डीकम्पोजिशन, मतलब जब हम किसी रिएक्शन को करवाते हैं हीट देकर, टेम्परेचर देकर, तो टेम्परेचर देने से वो जो A है वो टूट जाएगा B और C में। तो इस तरह के डीकम्पोजिशन को हम बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन या फिर थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर बता दिया आपको, एक्सोथर्मिक मैंने आपको बता दिया बच्चों, जैसे हिंदी में ऊष्माक्षेपी रिएक्शन आपको बताया मैंने। ये देखिए बच्चों एग्जाम्पल आपको जो दिए हुए थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन गैस, और साथ साथ रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी आपको समझा दिया था मैंने पहले, और ये इंग्लिश में अब यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोनों एग्जाम्पल्स जो दिए हैं उसके अंदर हीट निकल रही है लास्ट में, जो कि एक्सोथर्मिक का एक एग्जाम्पल था। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया बच्चों, वियोजन अभिक्रिया, वो यही थी। एक सिंगल रिएक्टेंट है जिसको डीकम्पोज करवा के हम दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में तोड़ देते हैं। ठीक है, ये जस्ट कम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट, उल्टा होता है। संयोजन अभिक्रिया का उल्टा रिएक्शन होता है वियोजन। और वियोजन मैंने जैसे आपको हिंदी में बताया कि वियोजन भी कई प्रकार का होता है, जैसे होता है ऊष्मीय वियोजन, उसे इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। जब हम हीट देकर किसी एक अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ देते हैं, किसी एक रिएक्टेंट को
हीट देकर जब 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में तोड़ देते हैं तो उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और उसके एग्जाम्पल देखो बच्चों, फेरस सल्फेट FeSO4 को जब ने हीट दी तो हीट देने से वो किस किस उसमें टूटा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली SO2 गैस, प्लस में SO3 गैस निकली। तो बच्चों एक सिंगल रिएक्टेंट से ये 3 प्रोडक्ट हमें मिल गए। कब? जब हमने हीट देकर इसको डिकम्पोज किया, थर्मल डिकम्पोजिशन किया, हमने जब इसका किया हमने। और अगला एग्जाम्पल देखो बच्चों, CaCO3 लाइमस्टोन। जब इस लाइमस्टोन को हम हीट देते हैं तो किस में बदलता है ये, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये। और अगला देखो बच्चों, 2PbNO32 लेड नाइट्रेट इसको कहा जाता है। और लेड नाइट्रेट को जब दोबारा हीट देते हैं हम तो हीट देने के पश्चात ये इसके प्रोडक्ट्स में क्या मिलते हैं, 2PbO लेड ऑक्साइड, प्लस में 4NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, प्लस में ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों ये थे एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन के, जहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट्स को हीट करके हम 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो इसको बोला गया थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय वियोजन। अगला है बच्चों इसमें इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहाँ पर बिजली के द्वारा हम वियोजन कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, विद्युतीय वियोजन इसको हिंदी में यदि हम कहें। इसमें क्या एक एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, जब हम पानी को हम किसी कंटेनर में रखते हैं और वहाँ पर 2 रोड हैं, एनोड और कैथोड, जब इसके द्वारा बिजली प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन यहाँ पर पानी का होता है और बनता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। जैसे कि रिएक्शन में भी बता रखा है बच्चों आपको, H2O 2H2O जब हमने इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रवाहित किया एनोड और कैथोड के द्वारा तो हमें क्या मिला बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन है, जहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट था, एक सिंगल अभिकारक था, जिसको हमने बिजली प्रवाहित करके 2 भागों में तोड़ दिया, उसको डिकम्पोज कर दिया। ठीक है बच्चों। और अगला है बच्चों फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, प्रकाशीय वियोजन। जब प्रकाश के द्वारा या प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी भी एक सिंगल रिएक्टेंट को 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स में तोड़ देते हैं तो उसे बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब प्रकाश की उपस्थिति में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करवाते हैं तो उसको बोला जाता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये तो ऊष्मीय वाला था, वियोजन वाला ये करवा चुके हैं आपको। ये देखो बच्चों हिंदी में विद्युत वियोजन जो अभी मैंने आपको समझाया, और उसके बाद प्रकाशीय वियोजन। ठीक है बच्चों, उसके भी एग्जाम्पल हैं प्रकाशीय वियोजन के। यदि आपसे पूछा जाए पेपर में या परीक्षा में कि प्रकाशीय वियोजन का कोई एग्जाम्पल दीजिए तो बच्चों हमेशा AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड को AgCl को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो क्या बनता है, प्रकाश की उपस्थिति में वो 2 भागों में टूट जाता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस में। उसी तरह जब हम सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वो भी सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है, अर्थात क्लोरीन गैस अलग हो जाती है और सिल्वर अलग हो जाता है। और वो जो सिल्वर होता है उसका रंग क्या होता है, धूसर, थोड़ा ग्रेइश टाइप का होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल पेपर में कई बार पूछा जाता है। उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में भी इसमें लिखा है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में वो टूट जाता है। और इसी प्रकाशीय वियोजन का जो यूज़ किया जाता है, उपयोग होता है, वो होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसके अंदर इस रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर बच्चों, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये था आज आपको जो चैप्टर हमने करवाया, चैप्टर नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 1 था ये, क्योंकि एक पूरा चैप्टर इस एक वीडियो में पूरा नहीं हो सकता, इसलिए बाकी बचा हुआ चैप्टर अब हम पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट मैं अभी आपको थोड़ी देर पश्चात मैं आपको समझाऊंगा और उसको शेयर करूंगा। तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप सब बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और जितना हो सके आप इसको देखिए, इस कंटेंट को समझने का प्रयास कीजिए और आगे आने वाली पार्ट 2 में जो चैप्टर आगे कंटिन्यू करवाया जाएगा
उसके लिए आपका ये बेस तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसको समझने के बाद वो बाकी की चीज़ें समझनी आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच जो आपने अपना वैल्यूएबल टाइम इस वीडियो को दिया और कंटेंट को समझने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच।